गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। सामाजिक अनुसंधान विषय में हमने जो चर्चा की थी आपके साथ अनुसंधान पद्धतियों की, उसमें एक अनुसंधान पद्धति व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति, एकल पद्धति की चर्चा की थी। अब सामाजिक अनुसंधान में इकाइयां बहुत होती हैं। सामाजिक अनुसंधान के लिए किसी भी हम जाते हैं अध्ययन करने, हमारे पास इकाइयां बहुत होती हैं। अब सारी इकाइयों को चयन करना, व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति, एकल स्टडी तो एक सीमित क्षेत्र में आपने अध्ययन कर लिया, सबसे बात कर ली, है ना। अब वो तो ठीक है, लेकिन जहां एकल स्टडी या एकल पद्धति नहीं है वहां हमको अध्ययन करना है, तो हमारे साथ इकाइयों का सिलेक्शन एक बहुत बड़ी समस्या है। जनगणना पद्धति आपने देखा होगा, भारत सरकार हर 10 साल में जनगणना करती है। एक बहुत बड़ी टीम लग जाती है और लंबा समय लगता है। संसाधन भी है सरकार के पास, पैसा भी है, समय भी है, तो सरकार कर लेती है। जनगणना पद्धति से आप करें रिसर्च, पर एक सामान्य कार्यकर्ता के लिए जनगणना पद्धति का प्रयोग करना पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं है। इसलिए सैंपलिंग की जाती है, निर्देशन किया जाता है कि आप कुछ चुनी हुई इकाइयों के आधार पे अध्ययन करें। तो सामाजिक अनुसंधान का आधार या नींव जो है, बेस जो है, वास्तव में सैंपलिंग है। क्योंकि अगर सैंपलिंग नहीं करते हैं हम, तो हम सामाजिक अनुसंधान कर ही नहीं सकते। क्योंकि इकाइयों का चयन करना है ना, सबसे बड़ी समस्या इकाई के चयन की है। इतनी ज्यादा इकाइयां हैं, इतनी ज्यादा यूनिट्स होती हैं कि हम सभी को सम्मिलित नहीं कर सकते। इसलिए कुछ को देखकर या कुछ का परीक्षण करके सबके बारे में उस निर्णय को लागू करना सामाजिक अनुसंधान का कार्य है। तो इसमें समग्र में से कुछ प्रतिनिधि इकाइयों का चयन करके हम अध्ययन करते हैं, वो कहलाती है निदर्शन या सैंपलिंग। इसमें से कुछ का प्रतिनिधित्व, है ना, सबका प्रतिनिधित्व करने वाली कुछ इकाइयां, श्रेष्ठ इकाइयां मान ली जाती हैं। ये सामाजिक सैंपलिंग जो है, देखा जाए दैनिक जीवन में भी हम इसका प्रयोग करते हैं। आपने देखा होगा, बाजार हम जाते हैं, गेहूं खरीदना है तो कुछ दाने दिखाता है, कुछ दानों को देख के हम समझ जाते हैं ये बोरा कैसा है गेहूं का, और उसके आधार पे हम ले लेते हैं। अगर दाने अच्छे नहीं हो तो हम कहते हैं नहीं ये भाई नहीं, दूसरा दिखाओ। कुछ को देख के, है ना, उसमें से हम ऐसे मिठाई की दुकान में जाते हैं, दुकानदार आपको थोड़ा सा चखा देता है, चखने से आपको उस मिठाई का टेस्ट समझ में आ जाता, फिर आप खरीद ले लेते हैं। या एक एक इकाई, एक एक यूनिट उसके नहीं देखते हैं, एक एक पीस का चयन नहीं करते, आप उसको चखते नहीं। तो कुछ को देख के जो प्रक्रिया की जाती है दैनिक जीवन की, वो वास्तव में निदर्शन है दैनिक जीवन में, उसी को हम सामाजिक अनुसंधान में उसका प्रयोग कर रहे हैं। तो ये जो है समग्र में से चुने गए कुछ को जो समग्र का उचित प्रतिनिधित्व करते हैं, निदर्शन है। गुडे हॉट ने कहा, एक निदर्शन जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है, एक निदर्शन जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है, विस्तृत समग्र का लघुतर प्रतिनिधि है। विस्तृत समग्र का लघुतर प्रतिनिधि है। A sample as the name applies is a smaller representation of a larger whole. पॉलिन यंग के अनुसार एक सांख्यिकी निदर्शन उस संपूर्ण समूह या समग्र का एक लघुतर चित्र है जिससे कि निदर्शन लिया जाता है। Statistical sample is a miniature picture of cross section of the entire group of a aggregate from which with the sample is taken. बोगार्ट के अनुसार निदर्शन पूर्व निर्धारित योजना के अनुसार इकाइयों के एक समूह में से एक निश्चित प्रतिशत मतलब फिक्स परसेंटेज की इकाइयों का चयन है। सैंपल इज द सिलेक्शन ऑफ ए सर्टेन परसेंटेज। सैंपलिंग is the selection of a certain percentage of a group of item according to predetermined plan. अब सिनपायो यंग जो है, उन्होंने कहा एक सांख्यिकी निदर्शन संपूर्ण समूह का प्रतिनिधित्व करने वाला एक भाग है। A statistical sample is a representative part of the entire group from which the sample is taken. सिम्पसन का कहना है एक निदर्शन समग्र का वह अंश है जिसका चयन हम अनुसंधान के उद्देश्य के लिए करते हैं। A sample is that part of the universe
which we select for the purpose of investigation। ये इसकी परिभाषा है, यानी समग्र में से कुछ चुनी हुई इकाइयों को जो कि उनका रिजल्ट सब पे लागू हो। इसमें क्या करता है, इसकी आवश्यकता क्यों है एक निदर्शन की, जिससे समग्र का प्रतिनिधित्व हो जाए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एग्रीगेट हो जाए। कोई भी निदर्शन प्रतिनिधित्व पूर्ण तभी हो सकता है जबकि अध्ययन से संबंधित इकाइयों में एक रूपता हो। निदर्शन का पर्याप्त आकार, एक्यूट साइज ऑफ सैंपल जब हम करते हैं तो उसके लिए हमको आकार पर्याप्त होना चाहिए। सजातीयता, होमोजेनिटी होनी चाहिए, जो इकाइयां हम चुने वो सजातीय होनी चाहिए। तर्क आधारित, बेस्ड ऑन लॉजिक, तर्क के आधार पर सैंपलिंग करना चाहिए हमको। अध्ययन विषय के अनुरूप, हमारी कंफर्मिटी द सब्जेक्ट ऑफ स्टडी, हमारे जो है कंफर्मिटी विद सब्जेक्ट ऑफ द स्टडी, जो आपका अध्ययन है उससे अनुरूप होना चाहिए। पक्षपात से स्वतंत्र, ये नहीं कि हमने अपने पसंद की इकाइयां चुन ली, ऐसा नहीं, हमको बायस से अलग होकर करना है। व्यवहारिक अनुभव आधारित, बेस्ड ऑन प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस पे। अब इसके प्रकार लोगों ने अलग अलग बताए हैं। देव निदर्शन, उद्देश्यपूर्ण निदर्शन या सविचार निदर्शन, वर्गीकृत या संस्तरित निदर्शन, रैंडम सैंपलिंग, पर्पसिव सैंपलिंग और स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग। एक होती है बहुस्तरीय सैंपलिंग, मल्टी स्टेज सैंपलिंग। कोटा निदर्शन, आपका स्वचयनित निदर्शन, सेल्फ सिलेक्टेड सैंपलिंग, लॉटरी मेथड, कार्ड, टिकट, ये अलग अलग प्रकार है निदर्शन में, इसमें हम करते हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो है आपकी देव निदर्शन, यानी देव निदर्शन का चुनाव देव तौर पे एट रैंडम किया जाता है ताकि किसी भी इकाई को प्राथमिकता ना मिल सके। इसके अंतर्गत देव निदर्शन के अंतर्गत जो है फिर इसका अलग अलग क्लासिफिकेशन किया है विद्वानों ने। इसमें आ जाता है लॉटरी प्रणाली, कार्ड या टिकट प्रणाली, नियमित अंकन प्रणाली, अनियमित अंकन प्रणाली, टिपेट प्रणाली, ग्रिड प्रणाली, ढोल बजाकर। लॉटरी प्रणाली एक महत्वपूर्ण है। इसमें क्या करते हैं हम, कुछ जैसा लॉटरी होता ना, कुछ एक बॉक्स में कुछ चिट्ठ डाल देते हैं, फिर उनको निकाल लेते हैं, उनमें नंबर मार्किंग कर ली जाती है और आंख बंद करके निकाल ली जाती है। वो जो आती हैं, आपको अगर 50 का अध्ययन करना है तो 50 आपने इकाइयां निकाल ली, अब वो जो निकलेंगे वो आपके सैंपल हो जाएंगे। कार्ड या टिकट प्रणाली, एक ड्रम में कार्ड हम भर देते हैं नाम लिख के या कुछ निशान बना के और फिर उसको निकाल लेते हैं। तो आपको जितने चाहिए, 50 चाहिए, 100 चाहिए, निकाल लीजिए। नियमित अंकन प्रणाली, इसमें आप क्रम बना लेते हैं। आपके पास 100 इकाइयां हैं, 100 इकाई में से आपको लेना है खाली 40। आपने तय करा कि हम हर 8वीं इकाई लेंगे, पहली ली, 8वीं ली, फिर 16, फिर 24, ऐसे करके ले लिए। ये नियमित अंक है ना। या 10, 20, 30, 40 इस क्रम में ले लिए कि आपको 100 में से 10 लेना, तो 10वीं ली, 20वीं ली, 30वीं ली। अनियमित, एट रैंडम कोई भी, पहली 5वीं ले ली, 6वीं ले ली, दूसरी ले ली, इस तरीके से। टिपेट प्रणाली, टिपेट नाम के प्रोफेसर HLS टिपेट थे, उन्होंने 10,400 संख्याओं की एक सूची बनाई थी, इसलिए उनके नाम पे इसको टिपेट मेथड कहते हैं। इसमें अलग अलग संख्याओं के आधार पे हम करते हैं, फिर उनमें से चुन लेते हैं। ग्रिड मेथड, जब बहुत बड़े भौगोलिक क्षेत्र में हमको अध्ययन करना हो तो ग्रिड मेथड का प्रयोग किया जाता है। इसमें क्या होता है कि उस क्षेत्र का नक्शा ले लेते हैं अपन, उसमें हमको चयन करना है कि आपको कहाँ कहाँ करना है, तो हम वहां पे एक वर्गाकार खाने और नंबर बना लेते हैं, उनमें से फिर निकाल लेते हैं। तो ये ग्रिड मेथड है। अब इसका महत्व क्या है देव निदर्शन का, देखिए ये एक सर्वाधिक प्रचलन वाली मेथड और बहुत ही सरल होती है। इसमें समग्र की सभी इकाई के चुने जाने का अवसर मिल जाता है। इकाइयों का चयन अनुसंधानकर्ता की इच्छा या पसंद से प्रभावित नहीं है, मेरी पसंद से नहीं होगा, एटेंडम जो ही निकलेंगे। एक सरल विधि में समय और धन का खर्च कम होता है। इसमें संभावित होने वाली गलतियां भी पता चल जाती हैं। इसमें हमको लिस्ट बना के आप कर सकते हैं। अब दूसरा जो है निदर्शन, देव निदर्शन के बाद आता है उद्देश्यपूर्ण निदर्शन। इसको कहते हैं अपन पर्पसिव सैंपलिंग। उद्देश्यपूर्ण या सविचार निदर्शन, नाम से स्पष्ट है कि अनुसंधानकर्ता का कोई खास उद्देश्य होगा, अर्थात उसने जानबूझकर कुछ उन इकाइयों चुन रहा है जो कि उसके उद्देश्य को पूर्ण करती हैं, इसलिए इसको उद्देश्यपूर्ण या सविचार निदर्शन कहा जाता है। इसमें हम क्या करते हैं, समग्र इकाइयों में से जिनके उनके लक्षणों से हम पूर्व परिचित होकर सविचारपूर्ण निर्देशन करते हैं। इसमें हम तय कर लेते हैं कि ये इकाइयों को चुनने की वह विधि है जिसमें जो हम अध्ययन के लिए चाहते हैं वो विशेषताएं इस इकाइयों में है। जैसे
अगर आप अध्ययन करना चाहते हैं कोविड-19 का समाज पर प्रभाव, आपने पहले से तय कर लिया हम सिर्फ प्रोफेसर से करेंगे अध्ययन, और प्रोफेसर में भी सोशल साइंस वाले जो प्रोफेसर हैं उनका अध्ययन करें। ये उद्देश्यपूर्ण है ना, हमारा उद्देश्य है कि हम खाली सोशल साइंस के प्रोफेसर को लेना चाहते हैं, आम जनता को नहीं लेना चाहते। ये पर्पस से हो गया उद्देश्यपूर्ण। इसमें क्या है, एक खर्चीली प्रविधि, इसमें निदर्शन का आकार बहुत बड़ा नहीं होता, इसमें बहुत कम खर्चा होता है, इससे कंसाइन हो गई, लिमिटेड हो गई। ये महत्वपूर्ण है क्योंकि समग्र की कुछ इकाइयां विशेष रूप से जो महत्वपूर्ण है उन्हीं को हमने चुन लिया। हमने प्रोफेसर को ले लिया कि वो पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, सामाजिक व्यवहार समझ रहे हैं, इसलिए उनको हमने ले लिया। इसमें अधिक से अधिक प्रतिनिधि इकाइयों का चयन, इससे हम ज्यादा कर सकते हैं क्योंकि हमने बांध दिया ना प्रोफेसर लेना है, तो समाज के सभी इकाई ने सिर्फ प्रोफेसर को लेंगे तो हमारी संख्या बढ़ सकती है, 50 से हम 500 तक जा सकते हैं, 500 प्रोफेसर को ले लिया। यह लोचपूर्ण प्रविधि है। इसमें निदर्शन की इकाइयों में हम परिवर्तन भी कर सकते हैं। बाद में हुआ कि हम चलिए साइंस के प्रोफेसर भी ले लें, लेकिन इसमें पक्षपात की संभावना बनी रहती है। इसमें संपूर्ण ज्ञान शोधकर्ता को पहले से होगा, यह मानना एक भ्रमपूर्ण है। आप कैसे तय कर सकते हैं कि सोशल साइंस का प्रोफेसर सब जानता है कोरोना 19 के बारे में। इसमें न्यायपूर्ण निर्णय की अपेक्षा व्यक्तिगत सुझाव अधिक हो जाता है। अब आता है तीसरा, स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग, संस्कृत या वर्गीकृत निर्देशन। सिनपायोंग का कहना है संस्कृत या वर्गीकृत निर्देशन का अर्थ है समग्र में से उप निर्देशन, सब सैंपल्स को लेना जिसकी कॉमन विशेषताएं होती हैं, यानी बहुत से उसमें से कुछ कॉमन सब सैंपल ले लेना। जैसे पनागर तहसील में 100 किसान हैं, 80 शिक्षक हैं, 10 इंजीनियर हैं, 20 डॉक्टर हैं, 10 वकील हैं। अब हमें इनका 10% निर्देशन चुनना है, तो हमने 10 किसान, 8 शिक्षक, 1 इंजीनियर, 2 डॉक्टर, 1 वकील, इसको हम चुन लिए। ये क्या है, सब हो गए, ये सब सैंपलिंग हो गए। इसमें हम सभी इकाइयों के कुछ विशेष स्तरों को एक श्रेणी में विभाजित कर लेते हैं। ये समानुपातिक भी होता है, असमानुपातिक भी होता है और भारियुक्त निदर्शन भी होता है। इसके गुण क्या है, इसमें अधिकतर प्रत्येक इकाइयां जो हैं वो निदर्शन में स्थान ना मिलने की पूरी संभावना हो जाती है, उपेक्षित होने की संभावना नहीं रहती। इसमें वर्गों का विभाजन सतर्कता से किया जाए तो भिन्न भिन्न अलग अलग वर्गों में से हम थोड़ी थोड़ी इकाइयों का चयन करके समग्र का प्रतिनिधित्व कर लेते हैं। इसमें आवश्यकता अनुसार किसी एक इकाई के स्थान पर दूसरी इकाई को चुनने की भी सुविधा रहती है। क्षेत्रीय दृष्टि से वर्गीकरण करने पर समय और धन की बचत हो जाती है, पर इसमें देखिए दोष बहुत है। भिन्न भिन्न वर्गों के आकार में अंतर बहुत हो जाता है और समान अनुपात में इकाइयों का चुनना फिर कठिन हो जाता है। यदि वर्गों का विभाजन ठीक से नहीं हो तो निदर्शन में पूर्वाग्रह या पक्षपात की संभावना बनी रहती है। वर्गों में इकाइयों का चयन असमानुपातिक आधार पर करने से बाद में भार का प्रयोग करना पड़ता है, जिसमें पक्षपात की संभावना रहती है। अब मल्टी स्टेज वाला जो है, मल्टी स्टेज जो निदर्शन है ये बहुत तक स्तरित निदर्शन के समान होता है, लेकिन इसका अध्ययन क्षेत्र में काफी बढ़ जाता है। इसमें हम क्या करते हैं, प्रथम स्तर में संपूर्ण अध्ययन क्षेत्र को कई सजातीय क्षेत्रों में बांट देते हैं, जाति के आधार पे, शिक्षा के आधार पे, है ना, आर्थिक आधार, ऐसे अलग अलग सजातीय क्षेत्रों में बांट दिया। फिर प्रत्येक सेकंड स्टेज में क्षेत्र के कुछ गांव शहर जिनका अध्ययन करना है उनको देव निदर्शन प्रणाली के आधार पर चुन लेते हैं। फिर थर्ड स्टेज में हम क्या करते हैं, जो सेकंड स्टेज के चुने हुए हमारे गांव हैं, शहर हैं, उनके गृह समूह देव निदर्शन के आधार पर चुन लेते हैं, हाउस होल्ड को हम चुन लेते हैं। चतुर्थ और अंतिम स्तर में गृह समूहों के कुछ परिवारों को, अब उनमें से भी कुछ परिवारों को हम निदर्शन के द्वारा चुन लेते हैं। ये होता है आपका मल्टी स्टेज। अब कोटा सैंपलिंग एक स्तरित और उद्देश्यपूर्ण निदर्शन का मिला जुला स्वरूप है। इसमें हम समग्र इकाइयों की अलग अलग श्रेणियां बना लेते हैं और फिर श्रेणियों का तुलनात्मक अध्ययन करके प्रत्येक वर्ग में से चुनी वाली इकाइयों की संख्या तय कर, इसलिए कोटा। एक होता है स्वतः चयनित सेल्फ सिलेक्टेड सैंपलिंग। इसमें व्यक्ति स्वयं अपना नाम देकर निदर्शन की इकाई बन जाता है और अध्ययनकर्ता को उसका चुनाव नहीं करना। जैसे रेडियो, दूरदर्शन, समाचार पत्र, इंटरनेट के द्वारा इस समय समय पे जो सूचनाएं प्रसारित होती हैं उनसे संबंधित व्यक्ति और अपनी प्रतिक्रियाएं, विचार समझा सकते हैं। उनसे SMS करके, फोन करके, है ना, इंटरनेट पर अपना मत प्रतिक्रिया व्यक्त करके उसको हम निदर्शन की इकाई मान लेते हैं कि जो लोगों के विचार हैं, व्यूज हैं,
इसके आधार पे हम व्याख्या करेंगे। इससे फायदा क्या है निदर्शन का? समय की बचत होती है, धन की बचत होती है, अधिक गहन अध्ययन की संभावना, पॉसिबिलिटीज ऑफ मोर इंटेंसिव स्टडी, निष्कर्षों की परिशुद्धता, एक्यूरेसी ऑफ रिजल्ट, इसमें रिजल्ट की एक्यूरेसी रहती है, फ्लेक्सिबिलिटी है, लोच रहती है, क्योंकि इसमें हम इकाइयां संख्या कम या अधिक अपने आप के उस पर तय करता है। तथ्यों की पुनर्परीक्षा कर सकते हैं, हम रीचेकिंग ऑफ डेटा कर सकते हैं। प्रशासनिक लाभ, एडमिनिस्ट्रेटिव एडवांटेज है, लेकिन इसके दोष भी हैं निदर्शन के। दोष क्या है? पक्षपात और पूर्वाग्रह की संभावना बनी ही रहती है। इसमें विशेष ज्ञान की आवश्यकता है। अगर आप ज्ञानी नहीं हुए, आपके पास अनुभव नहीं हुआ, तो आप गलत सैंपलिंग कर लेंगे। प्रतिनिधि निदर्शन में कठिनाई, रिप्रेजेंटेटिव सैंपल में चुनने में हमेशा कठिनाई होती है। निदर्शन पर स्थिर रहना कठिन। अब निदर्शन में महत्वपूर्ण बात यह है कि संपूर्ण अध्ययन केवल निदर्शन से संबंधित इकाई तक ही सीमित रहे, लेकिन व्यवहारिक दृष्टि से यह कठिन काम है, सार्वभौमिक विधि नहीं है। इसका हर जगह उपयोग करना सार्वभौमिक नहीं है। ये दोष भी हैं, लेकिन इसके बावजूद भी सामाजिक अनुसंधान में तथ्यों के संकलन, क्योंकि सामाजिक अनुसंधान एक लंबे क्षेत्र में होता है, काफी इकाइयां होती, उनमें इसका निदर्शन एक महत्वपूर्ण पद्धति के रूप में देखा जाता है। आज के लिए विद्यार्थियों इतना ही।